बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी मैथ। डियर स्टूडेंट्स, अब तक की एक्सरसाइजेज में हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक मीन और अर्थमेटिक सीरीज को कवर किया था। अब एक्सरसाइज 4.5 जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें हम बात करेंगे जीपी की। जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। मैंने जो इस चैप्टर की इंट्रोडक्टिव वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को एक्सप्लेन किया था। तो मैं थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ वंस अगेन, स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज को, कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती क्या है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस वन बाय अ फिक्स्ड नॉन जीरो नंबर। ठीक है जनाब, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ऐसे सीक्वेंस है जिसकी हर टर्म किस तरह से बनती है कि आप अपनी पिछली टर्म को, प्रीवियस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, एक खास नंबर से, खास नॉन जीरो नंबर से। उस खास नॉन जीरो नंबर को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कॉमन रेशो, यानी कि आर। रिप्रेजेंट करते हैं उसको आर से, और वो खास नंबर क्या होता है, कॉमन रेशो। इसका मतलब हर टर्म एक खास नंबर से, यानी कि कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई होती है और अगला टर्म सीक्वेंस का आ जाता है, और इस तरह से ये सीक्वेंस आगे बनती जाती है। सो इसका मतलब रेशो जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान में होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में, वो इट इज ऑलवेज सेम। जैसे अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर डिफरेंस दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान सेम होता है, ऐसे यहाँ पे रेशो सेम होता है, क्योंकि यहाँ पे एडिशन नहीं हो रही है खास नंबर की, बल्कि उस स्पेसिफिक नंबर की मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका जो रेशो है वो सेम रहता है। एग्जाम्पल आपके सामने देखें, एक सीरीज अगर हम देखते हैं 2, 6, 18, 54, 162, तो इसकी क्या पहचान है, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। कैसे पता चलेगा, आपने क्या करना है, आपने सेकंड वाली टर्म को फर्स्ट वाली टर्म से डिवाइड करवाना है। यानी 6 को अगर आप 2 से डिवाइड करवाते हैं तो देखें यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 2, तो हमने कैंसिल किया, 2 1 2, 2 3 6, और आंसर आया 3। ऐसे ही अब नेक्स्ट देखें तो तीसरी टर्म है आपकी 18, तो तीसरी टर्म को भी दूसरी टर्म से, यानी कि 18 को 6 से डिवाइड करवा के देखते हैं अगर हम, तो सेम वही नंबर आ रहा है जिसको हम कह रहे हैं कॉमन रेशो। ठीक है जनाब, कॉमन रेशो कैसे निकलेगा, बाद वाली टर्म को पहली वाली टर्म से डिवाइड करवा के। अब वो चाहे तो आप सेकंड से फर्स्ट को देखेंगे, या थर्ड को डिवाइड करवाएं सेकंड से, या फोर्थ को डिवाइड करवाएं सेकंड से। यहाँ मैंने बहुत तकरीबन जो टर्म्स हैं उन सबको डिवाइड करवा के दिखाया। ऐसे ही देखें 54 अगर हम देखें चौथी टर्म है, तो चौथी टर्म को अगर हम तीसरी टर्म यानी 18 से डिवाइड करवाएं सीक्वेंस की, तो वंस अगेन वही सेम नंबर आ रहा है 3। यानी ये जो नंबर सेम आया, इस सेम नंबर को हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर कॉमन डिफरेंस नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं, कॉमन रेशो कहते हैं। ठीक है, और ऐसे ही एक और सीक्वेंस है जिसको अगर हम टर्म्स को डिवाइड करवा के देखते हैं तो हमारे पास कॉमन रेशो 2 2 जो है सेम आ रहा है। तो दिस इज द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, राइट। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी होता है, क्योंकि सीक्वेंस कैसे बन रही है, फर्स्ट टर्म अगर हमारी सीक्वेंस की ए है और एक खास स्पेसिफिक नंबर जिसको हमने कॉमन रेशो कहा, वो मल्टीप्लाई होता है हर टर्म से, राइट। तो जब ए उस आर से मल्टीप्लाई होगा कॉमन रेशो से, तो नेक्स्ट टर्म जो होगी वो ए आर होगी। वंस अगेन यही ए आर उस कॉमन रेशो यानी आर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगी ए आर स्क्वायर, तीसरी टर्म। ऐसे ही आगे चलते हैं चौथी टर्म पे, तो वो बन जाएगी दोबारा आर से मल्टीप्लाई होकर ए आर क्यूब, यानी आर की जो पावर्स हैं वो इंक्रीज होती चली जाएंगी। और ऐसी nth टर्म पे आएंगे तो हमारे पास लास्ट जो टर्म होगी वो होगी ए आर पावर n-1। इस तरह से हमारे पास जनरल फॉर्मूला ज्योमेट्रिक सीरीज का आया, जिसको आप टी एन या ए एन दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू ए आर पावर n-1। ठीक है जनाब, तो जैसे टी एन अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर था a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला था, यहाँ पे अब फॉर्मूला होगा ए आर पावर n-1। तो ये फॉर्मूला ज्योमेट्रिक सीरीज का जो है जनरल टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है। तो अब इसी फॉर्मूले का जो है हम इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी जो भी आपको इंडिकेट किया जाए क्वेश्चन के अंदर, वो वाली टर्म आपने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की निकाल के दिखानी है। चलिए जी, सीक्वेंस हमें दी हुई है 3, 6, 12 एंड सीक्वेंस चलती जा रही है, और हमें फाइंड करना है इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म, फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पे आपकी जो एलिमेंट्स हैं आप सबसे पहले वो बताएंगे, यानी कि आपकी जो पहली टर्म है ए, व्हाट इज द ए, फर्स्ट टर्म हमारी यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म हमारी है 3, तो ए की वैल्यू हो गई 3, राइट। अच्छा,
अब यहाँ पे क्योंकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सवाल है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन होने की वजह से यहाँ पे हम डी नहीं बल्कि हम यहाँ निकालेंगे आर। आर मीन्स कॉमन रेशियो। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया है और इंट्रोडक्शन में भी इसको एक्सप्लेन किया। आर कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करवा के, माइनस नहीं होगा, डिवीजन होगा यहाँ पे। ठीक है जनाब, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो हमने उठाई सेकेंड टर्म, हमारी सेकेंड टर्म क्या है? 6 को डिवाइड करवाया 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो वी गेट कॉमन रेशियो क्या आया हमारे पास? 2 आ गया। ऐसे ही अगर आप देखें तो तीसरी टर्म 12 है। 12 को अगर हम सेकंड टर्म यानी कि 6 से डिवाइड करवाएंगे तो 12 डिवाइड बाय 6 भी 2 ही आएगा, जिससे आपको ये पता चल रहा है कि कॉमन रेशियो पूरी सीक्वेंस का सेम है और यही पहचान है कि ये सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे? हमें फाइंड करना है फिफ्थ टर्म, राइट? हमें क्या फाइंड करनी है यहाँ पे? फिफ्थ टर्म। तो n की क्या वैल्यू हो गई? 5, ठीक है। और हमें फाइंड करनी है फिफ्थ टर्म यानी कि a5। a5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है जनाब, चलें अब आते हैं अपने जनरल टर्म के फॉर्मूले पे। जो फॉर्मूला हमारा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जनरल टर्म का फॉर्मूला है वो क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए आर पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें। हमारे पास a5 हमें फाइंड करना है, तो n की जगह हम 5 रख रहे हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a की वैल्यू देखें क्या है? 3 और r की क्या वैल्यू है? 2। तो 2 लिखा ब्रैकेट में क्योंकि हमें उसकी पावर भी लगानी है, और n की जगह हमने क्या रखना है? 5। तो 5 माइनस 1 ये फॉर्मूले का है, 5 माइनस 1, राइट? चलें सिंप्लीफाई करते हैं। सो व्हाट वी आर गेटिंग 3 सेम। पहले 2 की पावर खोलते हैं। 2 की पावर यहाँ पे क्या बच गई? 5 माइनस 1 4। तो 2 पावर 4 अगर आप खोलेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, अच्छा चलें ऐसे लिख देते हैं 3 और 2 की पावर 4 खोलने के बाद क्या आ रहा है? 16, और 16 3 जा क्या होता है? 48। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फिफ्थ टर्म ऑफ दिस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ऑल राइट, सो राइटिंग द सेकेंड पार्ट बहुत इजी से क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला की गेम है, और जो है आपको समझ आनी चाहिए कि सीक्वेंस है क्या, किस तरह से कौन सी टाइप की सीक्वेंस बन रही है। अब मैं लिख रही हूँ इसका सेकेंड पार्ट। चलिए जनाब, सेकेंड पार्ट की जो सीक्वेंस है दैट इज 32, 16, 8 एंड सो ऑन, और हमें फाइंड करनी है इसकी नाइन्थ टर्म। अच्छा, वंस अगेन ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, कैसे पता चल रहा है? आपने सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करवा के देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एलिमेंट्स को मेंशन करेंगे। सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे a, वो क्या है? दैट इज 32, राइट? इसके बाद सेकंड थिंग कॉमन रेशियो निकालना है। कॉमन रेशियो हम कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करवा के, यानी कि 16 को हम डिवाइड करवाएंगे किससे? 32 से। सेकंड टर्म ऊपर जाएगी, फर्स्ट टर्म नीचे आएगी, ठीक है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर ऊपर बड़ा हो या नीचे बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलें डिवीजन करवाते हैं 8 के टेबल से। 8 2 जा 16 और 8 4 जा 32, राइट? और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, दैट मीन्स 1/2 जो है इसका कॉमन रेशियो आया। ऐसे ही अगर आप देखें तीसरी टर्म को दूसरी टर्म से डिवाइड करवाएं, अगर 8 को 16 से डिवाइड करवाएंगे तो भी 1/2 ही आएगा। दैट मीन्स दिस इज द जीपी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अच्छा, कॉमन रेशियो भी आ गया, और हमें यहाँ पे फाइंड करनी है कौन सी टर्म? नाइन्थ टर्म, यानी कि n की जो वैल्यू है वो क्या है? 9 यहाँ पे, और वी हैव टू फाइंड a9 क्वेश्चन मार्क, राइट? सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। an इज इक्वल टू a r पावर n माइनस 1। a हमें 9 फाइंड करना है, नाइन्थ टर्म फाइंड करनी है, तो a9, n की जगह 9 लिखा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू है 32, 32 आ गई। r की क्या वैल्यू है? 1/2, तो 1/2 लिखा। पावर n माइनस 1, n क्या है? हमारे पास 9 है, सो 9 माइनस 1 हमने एज इट इज लिख दिया, n की जगह 9, सिंपल। इक्वल टू 32 सेम आया, 1/2 की पावर 9 माइनस 1 क्या हो गया? 9 माइनस 1 हो गया 8। तो अब हमने क्या करना है? अब हमने जो है 32, अच्छा देखिए 1 की पावर जब 8 खोलेंगे तो 1 ही आएगा, 32 1 तो 32 हो गया। बात है हो रही है डिनोमिनेटर वाले 2 की, तो जो 2 की पावर 8 है, तो ये देखें कैलकुलेटर पर चेक करते हैं। 2 की पावर 8 हमारे पास क्या आ रही है? 2 पावर 8 इक्वल टू 256 आ रहा है, 256, राइट? सो 32 को 256 से डिवाइड करवाते हैं। 32 डिवाइडेड बाय 256 इक्वल टू वी आर गेटिंग 1/8, ठीक है जनाब? सो ये सिंप्लीफिकेशन करवा के आ रहा है 1/8। सो दिस इज द रिक्वायर्ड नाइन्थ टर्म ऑफ दिस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। क्लियर है जनाब? अब आते हैं इसी पैटर्न पे हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, कमिंग टू द पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। चलिए जनाब, थर्ड
पार्ट और सीक्वेंस क्या है इसकी 4, 2 अंडर रेडिकल 2, 2 और हमें फाइंड करनी है इसकी 12th टर्म, राइट। तो सबसे पहले एलिमेंट्स को मेंशन करें वंस अगेन हियर। a इज इक्वल टू a मीन्स द फर्स्ट टर्म हमारे पास है 4, ठीक है। और जो कॉमन रेशो है r वो कैसे निकालना है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करवा के, यानी कि 2 अंडर रेडिकल 2 जो आपकी सेकंड टर्म है डिवाइड करेगी फर्स्ट टर्म से यानी कि 4 से, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 1 2 2 2 4 यानी कि अंडर रेडिकल 2/2 ये आ रहा है इसका कॉमन रेशो, ठीक है। अब आ जाए व्हाट हमें फाइंड करना है यहाँ पे कौन सी टर्म, 12th टर्म फाइंड करनी है, यानी n की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है वो है 12, ठीक है। n की वैल्यू क्या है 12 एंड वी हैव टू फाइंड a12 क्वेश्चन मार्क। चलें सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, an इज इक्वल टू ar पावर n माइनस 1। व्हाट इज द nth वैल्यू, n की क्या वैल्यू है, n की वैल्यू है 12, तो हमें a12 फाइंड करना है। a12 इज इक्वल टू a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की क्या वैल्यू है 4, ठीक है जनाब। तो 4 इज इक्वल 4 आ गया, और r की क्या वैल्यू है, r की वैल्यू है रेडिकल 2/2, तो ब्रैकेट में लिखते हैं रेडिकल 2/2 की पावर n माइनस 1, n क्या है 12, तो 12 माइनस 1, ठीक है जनाब। सबसे पहले सारी वैल्यूज फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दी हैं, अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। 4 अंडर रेडिकल 2/2, देखें 12 में से 1 माइनस हुआ सबसे पहले तो क्या आ गया 11 आ गया। अब हमने इसकी पावर्स को जो है खोलना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम अंडर रेडिकल 2 की पावर 4 एज इट इज रखते हैं, ठीक है। अब हम पहले ये करते हैं अंडर रेडिकल 2 की अगर पावर 11 खोलते हैं तो क्या आता है, ठीक है। ये देखें सबसे पहले अंडर रेडिकल 2 की पावर हम 11 को इस तरह भी खोल सकते हैं 10 और 11 करके। 10 और 11 में क्यों कर रही हूँ उसकी वजह है, देखें अंडर रेडिकल 2 की पावर मैं रख रही हूँ पहले 10 और एक अंडर रेडिकल 2 की मैं यहाँ पे ऐसे रख रही हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा 10 और 1 क्या हो गया 11 हो गया, राइट। ये तो अंडर रेडिकल 2 का हो गया। अब आ जाए जरा डिनोमिनेटर में, 2 की पावर क्या है 11, मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे 2 की पावर 11 खोल रही हूँ, ये आ रहा है 2048 यानी कि 2048, और ये मैंने क्यों किया उसको भी अभी आपको मैं बताती हूँ। 2048 यानी कि 2 की पावर 11 खोलने से आया, और अंडर रेडिकल 2 की पावर 11 खोलने से हमारे पास अंडर रेडिकल 2 और इस तरीके से मैंने 10 और 1 में ब्रेक किया है सिंप्लीफिकेशन के लिए जस्ट। अच्छा 4 से अगर इसकी कैंसिलेशन पॉसिबल होती है तो हमें करनी है। 4 को 2048 से जब मैं डिवाइड करवाती हूँ तो 2048 डिवाइडेड बाय 4 ये आ रहा है 512, यानी कि 4 के टेबल से एक कट रहा है 4 1 4 और ये आ रहा है 512, राइट। तो सबसे पहले ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे क्या क्या बच गया। a12 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आया हमारे पास अंडर रेडिकल, अच्छा ये दो मैंने क्यों किया था, अब ये सवाल है। अंडर रेडिकल 2 है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, 2 पावर 1/2, और बाहर मैंने क्या रखा था 10 रखा था, ठीक है। पावर पे क्या है 10, और एक और आपके पास रेडिकल 2 है, इसको फिलहाल एज इट इज रखें। और अब डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बचा है 512 यानी कि 512, तो राइटिंग 512। अब देखें 2 1 2 और 2 5 10, ये पावर कट गई है 2 से, ठीक है। तो अब यहाँ पे बचा है 2 पावर 5 और एक अंडर रेडिकल 2 और दूसरा 512, ऐसा ही है। 2 पावर 5 किसके बराबर है, देखें कैलकुलेटर में 2 पावर 5 ये आ रहा है 32 के बराबर, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 32, राइट, और ब्रैकेट में अंडर रेडिकल 2 डिवाइडेड बाय 512। अब देखें 32 से 512 को भी कैंसिल करवाते हैं, ये कितने टाइम्स कैंसिल हो सकता है, 512 डिवाइडेड बाय 32 डिवीजन पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, 16 आ रहा है। तो 32 1 32 और 32 16 512, फाइनली हमारे पास आया आंसर अंडर रेडिकल 2/16, ठीक है जनाब 16 बचा है। तो अंडर रेडिकल 2/16 ये हमारी जो है रिक्वायर्ड 12th टर्म है इस सीक्वेंस की। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सिंपल आंसर, ठीक है जनाब सिंपल है। और अगर आप चाहें इस तरह से आपको ये चीज़ ना भी समझ में आए तो आप डायरेक्ट इसको भी अंडर रेडिकल 2 की पावर 11 जो है कैलकुलेटर पे खोल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको वैसे एक्सप्लेन करके पूरा बता दिया है। अब आ रहे हैं हम इसी तरीके से इसके पार्ट 4 पर। चलिए जनाब वंस अगेन अनदर जीपी जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हैं। तो जो सीक्वेंस है हमारे पास वो है आयोटा 1 माइनस आयोटा, और इस सीक्वेंस की हमें फाइंड करनी है 16th टर्म, राइट। तो सबसे पहले तो इसके एलिमेंट्स को बताएंगे। हियर द फर्स्ट टर्म यानी कि हमारा जो ए है वो क्या है आयोटा है, ठीक है। इसके बाद आते हैं कॉमन रेशो पे। तो कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं हम, ऑफ कोर्स सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करवा के निकालते हैं, यानी 1 को डिवाइड करवाएंगे किससे आयोटा से, 1 डिवाइडेड बाय आयोटा, ये हो गई हमारी कॉमन रेशो। अच्छा कॉमन रेशो में क्योंकि आयोटा डिवाइड में आ गया है तो आयोटा को डिवाइड में जब आ जाता है तो आपको पता है इसमें हमें क्या करना होता है, आयोटा का रिमूव करना
होता है और रैशनलाइजेशन का प्रोसेस हम करवाते हैं। तो मैं ये कर रही हूँ कि इसी को रैशनलाइज यहीं पर करवा देती हूँ इस स्टेप में। और रैशनलाइजेशन के लिए यू नो के सेम हम जो नंबर है हमारे पास, अगर यहाँ कोई रेडिकल वाला नंबर भी होता तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाते हैं। ऐसी आयोटा है तो आयोटा से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लिया। इससे क्या फायदा हुआ हमें, लेट्स सी। देखें, आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा क्या बन गया, आयोटा स्क्वायर बन गया। और आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1 होती है, राइट। सो -1, अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, माइनस आयोटा। ठीक है, तो इसका मतलब कॉमन रेशियो जो है मैं उसको कहूंगी कि वो आया है मेरा माइनस का आयोटा। सिंप्लीफिकेशन करके माइनस आयोटा आया। अच्छा, हमें यहाँ पे फाइंड करनी है कौन सी टर्म, 16th टर्म। तो लिख रही हूँ मैं इसको, n इज इक्वल टू हमारे पास क्या हुआ 16, और हमें फाइंड करना है यहाँ पे A16 यानी कि 16वीं टर्म फाइंड करनी है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे वंस अगेन, an इज इक्वल टू AR पावर n माइनस 1, AR पावर n माइनस 1। और अब हमारे पास क्योंकि हमें 16 टर्म फाइंड करनी है तो n की जगह पे मैंने लिख दिया 16। A16 इज इक्वल टू A, व्हाट इज A की जो वैल्यू है वो है आयोटा। ठीक है, अब आते हैं R पे। R की क्या वैल्यू आई है, माइनस का आयोटा, तो माइनस का आयोटा लिख दिया। ठीक है, पावर n माइनस 1, n क्या है मेरे पास 16 है, तो 16 माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक चलें। आयोटा बाहर रखते हैं, पहले सिंप्लीफिकेशन करते हैं अंदर वाली ब्रैकेट्स की क्योंकि इससे पावर लगी हुई है। तो माइनस का आयोटा और 16 माइनस 1 क्या हो गया, ये हो गया 15। ऐसा ही है। अच्छा देखिए, अब ऑड नंबर है, ऑड की पावर ऑड है, पावर ऑड है और अंदर माइनस आ रहा है, तो आपको पता है वो जो टर्म आएगी वो नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव में आएगी क्योंकि माइनस है और पावर क्या है, ऑड है। तो इस हम माइनस को हम दे देते हैं इसका बाहर, माइनस बाहर दे दिया मैंने, बाकी क्या हो गया आयोटा। अब आयोटा 1 है और एक आयोटा पावर क्या है 15 है। तो आपको पता है जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, यानी कि इसका 1 और इसका 15 ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इससे इसके हिसाब से ये जो बन गई है, ये बन गया है -1 की पावर कितनी बन गई है, ये बन गई है जनाब 16 पावर। ऐसा ही है, क्या बन गई है 16 पावर। अच्छा, अब देखें तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि राइटिंग इट एज, आपको पता है आयोटा स्क्वायर पे मैं इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ ना, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की हमें वैल्यू मालूम है। तो मैं माइनस की साइन को फिलहाल रख रही हूँ बाहर। अब ये मैं जो 16 है इसको मैं 2 की पावर बना रही हूँ 8 करके, क्योंकि 2 8 क्या होता है 16। और हमें पता है कि आयोटा जो स्क्वायर है उसकी क्या वैल्यू होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ये हम सबको पता है आयोटा की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। देखिए, ये बाहर वाला माइनस पहले लिखा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने अंदर लिखी है जो कि है क्या होती है -1। ठीक है, और ये वाली पावर भी आ गई जो कि ऊपर लगी हुई 8। आप चाहें तो इस स्टेप में बता सकते हैं कि आयोटा जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो हमने उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट किया है, राइट। सो A16 इज इक्वल टू, बाहर वाला माइनस आ गया। अच्छा, -1 की पावर जब एक इवन नंबर खोलेंगे तो आपको पता है वो क्या आता है, पॉजिटिव का 1 आता है, यानी कि जस्ट वो लिखा जाएगा 1। ये बाहर वाला माइनस है लेकिन ये वाला जो माइनस था अब ये जस्ट पॉजिटिव 1 बन गया। सो इसका मतलब है A16 जो है हमारे पास वैल्यू आई है -1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड 16th टर्म ऑफ दिस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ऑल राइट, पार्ट 4 इज ऑल्सो डन अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम आ रहे हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे, दैट इज पार्ट 5। आई एम राइटिंग द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। चलिए जनाब, पार्ट 5 भी लिख लिया है और इसमें हमारे पास कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं इस सीक्वेंस में। पहली टर्म है b² - c², सेकंड है b + c और थर्ड है b + c डिवाइडेड बाय b - c। और इस तरह ये जो सीक्वेंस चल रही है, एंड वी हैव टू फाइंड हियर द 9th टर्म ऑफ दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले एलिमेंट्स को मेंशन करते हैं वंस अगेन हियर। द फर्स्ट टर्म a हमारे पास क्या है, b² - c²। और जो कॉमन रेशियो है r, वो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करवा के। सेकंड टर्म हमारे पास क्या है b + c, तो b + c रखा ऊपर, डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म क्या है b² - c², तो ये रख दिया नीचे। अच्छा, इसकी सिंप्लीफिकेशन यहाँ पॉसिबल है तो हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करवा सकते हैं बहुत आसानी के साथ। वी नो द फॉर्मूला, b² - c² किसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला है b + c आपको पता है और b - c के बराबर, राइट। इससे क्या हुआ, ये कैंसिलेशन हो सकती है ना, b + c की कैंसिलेशन जब हो सकती है तो इसका मतलब है यहाँ पे जो r की वैल्यू बच गई वो बच गई 1/b - c। ठीक है, ये हमारा हो गया कॉमन रेशियो। अच्छा, यहीं पर आप जो है n की भी वैल्यू बता दें क्योंकि 9th टर्म फाइंड करनी है, इसका मतलब है n की वैल्यू हो गई 9 एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट, A9 क्वेश्चन मार्क। ठीक है जनाब, A9 क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि A9 ही हमें फाइंड करना है। तो राइट द फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक टर्म की, जनरल टर्म का, an इज इक्वल टू AR पावर n - 1। हमें फाइंड करना है A9, तो 9 n की जगह पे 9 लिख दिया। A9 इज इक्वल टू A, व्हाट इज A की वैल्यू है b² - c², ब्रैकेट में लिख रहे हैं क्योंकि एक्सप्रेशन है।
ए हो गया, कम टू द आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू है 1/b माइनस सी, ये हो गया आर की वैल्यू, और पावर क्या है n-1, n की क्या वैल्यू हमारे पास 9, तो 9-1, ठीक है, ये n की जगह पे हमने लिख दिया 9 और बाकी का -1 एज इट इज। अच्छा, पावर सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे ब्रैकेट में, तो इसको फिलहाल b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, इसको भी आप चाहो तो इसको एज इट इज ऐसे लिख सकते हैं ना फॉर्मूले में, b माइनस सी b प्लस सी, जैसे हमने ऊपर लिखा था यहाँ पे, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला खोला, बी माइनस सी बी प्लस सी, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के, ऐसे ही ए और बी नहीं है यहाँ पे, बी और सी है जस्ट, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर आ गया बी माइनस सी बी प्लस सी, ये फॉर्मूला हो गया इसका। बाकी को देखें तो 1/b माइनस सी की पावर कितनी बची है, बी माइनस सी की पावर कितनी बची है, 9-1 माइनस करवा लें 8 बची है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ a9 इज इक्वल टू, अब देखें b माइनस सी और b प्लस सी डिवाइडेड बाय 1 की पावर 8 खोलेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्सप्रेशन एज इट इज आ गई। कम टू द डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर पे आ जाए तो b माइनस सी की पावर कितनी है 8 है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं b माइनस सी की पावर 8। अब कैंसिलेशन पावर्स की हो सकती है, यहाँ पे है 1 पावर, ठीक है, ये 1 पावर है और ये 8 पावर है, तो यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगी, एक पावर माइनस होके यहाँ पे कितनी रह जाएगी 7 पावर रह जाएगी, तो इट मीन्स वी गॉट b प्लस सी डिवाइडेड बाय b माइनस सी पावर 7। फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन हो नहीं सकती, so this is the required 9th term of this geometric progression. This is the required answer. All right, question number 1 is alhamdulillah done. Now coming to the question number 2 of this exercise. चलिए जनाब, question number 2, question क्या है, in a GP A1 is equals to 5/9, A1 means the first term, जिसको हम A भी कह सकते हैं, तो कह रहे हैं फर्स्ट टर्म में GP की 5/9 है, और A6 जो है यानी कि इसकी सिक्स्थ टर्म जो है 15,625.9 है। अब हमें फाइंड करनी है इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म क्या होगी, ठीक है। nth टर्म फाइंड करने के लिए कितनी चीजें चाहिए होती हैं, दो चीजें, एक A यानी कि फर्स्ट टर्म और दूसरा कॉमन रेशियो R। अब देखें A का तो हमें यहीं पर पता चल चुका है क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, यही A है, तो A की वैल्यू तो हमारे पास है, क्या नहीं है R, कॉमन रेशियो का पता नहीं है, तो हमें वो R कैसे मिलेगा, ऑफकोर्स इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से ही मिलेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमारे पास जो A है इस क्वेश्चन में A1 जो कि A ही होता है विच इज इक्वल टू 5/9, ठीक है, और दूसरा क्या इन्फॉर्मेशन दीजिए यहाँ पे A6 की जो वैल्यू दीजिए यानी कि छठी टर्म A6, ये 6 है, A6 किसके बराबर है 15,625/9, ये सिक्स्थ टर्म है, तो हम क्या करते हैं, हम वही जनरल टर्म का पहले फॉर्मूला लगाते हैं, an इज इक्वल टू ARn-1। हमारे पास कौन सी टर्म है क्वेश्चन के अंदर, छठी टर्म, यानी n की क्या वैल्यू है 6 है यहाँ पे, तो हम यहाँ लिख लेते हैं A6 क्योंकि हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन मौजूद है n की, तो A6 मैंने लिखा है n की जगह, A6 इज इक्वल टू ARn-1। A की क्या वैल्यू है, देखें यहाँ पे A की वैल्यू हमारे पास है 5/9 आ गया, ठीक है। R का पता नहीं है, वही हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और पावर क्या n-1, n की जगह क्या रखा है मैंने यहाँ पे 6 रखा है क्योंकि ये A6 की वैल्यू थी, तो ऑफ कोर्स यहाँ भी हम क्या रखेंगे 6 - 1, n की जगह पे हम वही सेम रखेंगे जो हमने यहाँ रखा है, राइट। अच्छा, A6 की वैल्यू को यहाँ पे लिख सकते हैं हम, A6 को लिख लेते हैं 15,625, इसकी वैल्यू को यहाँ लिखें 15,625/9, ये A6 की वैल्यू हो गई इक्वल टू 5/9, यहाँ पर 5/9 एज इट इज फिलहाल रहेगा, और R की पावर कितनी बच गई माइनस करवा के 6 - 1 इक्वल टू 5, राइट। अच्छा, अब क्या करना है, अब हम इसको कैंसिलेशन कर सकते हैं, 9 को दोनों के डिनोमिनेटर से कैंसिल किया, 9 1 9 9 1 9, ठीक है, और ऐसे ही 5 से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 5, और यहाँ देखें अगर हम तो 5 के टेबल से 15625 डिवाइडेड बाय 5, ये आ रहा है 3125, तो 3125, राइट, ये मैंने 5 के टेबल से इसको यहीं कट कर दिया। आप चाहें तो नंबर को वहाँ शिफ्ट भी करवा सकते हैं, ये 5/9 है, ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो नंबर ऑफ कोर्स रेसिप्रोकल हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा, और तब भी कैंसिलेशन हो सकती है, एक ही बात है, आप यहाँ से करो या यहाँ से करो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या बच गया, वी आर रिमेनिंग हियर विद द 3125, इस तरफ ये बचा, और यहाँ पे आपके पास जस्ट बचा है R पावर 5। अब क्योंकि हमें 5 जो है R की वैल्यू फाइंड करनी है और R हमारे बेस पे आ गया, इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसको ऐसा कुछ करें कि ये इसकी पावर सेम हो जाए, यानी कि 5 पावर पे आ जाए ये नंबर। अब ये किसकी पावर 5 हो सकती है ये हम कैलकुलेटर पे देखेंगे, ठीक है, ताकि पावर सेम बनेंगी तभी तो हम बेसिस को कंपेयर करके R की वैल्यू निकाल सकेंगे। तो अब ये देखना है कि ये किसकी पावर 5 है, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं 2 से ही ट्राई कर लेती हूँ। 2 की पावर हम रख के देखते हैं 5, क्या ये नंबर आएगा? नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा क्योंकि इसके आखिर में 5 आ रहा है तो मैं 5 के ऊपर 5 रख के भी देख लेती हूँ। जनाब ये आ रहा है, यस आ रहा है 3125। ठीक है, ये रैंडमली मैंने सेलेक्ट किया है, आप चाहें तो 2, 3, 4 पे चेक करेंगे, 5 पे आओगे तो ये नंबर फिलहाल आ रहा है 5 पावर के। इसका मतलब है मैं इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? मैं इसको लिख सकती हूँ, अच्छा ऐसी भी ये बात समझ में ना आए तो एक और तरीका भी है इस चीज को समझने का, कि क्योंकि हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें ये पावर 5 रिमूव करनी है, तो हम क्या करें, हम इस 5 पावर को रिमूव करने के लिए बोथ साइड्स पर ले लेते हैं। जैसे हम स्क्वायर रिमूव करने के लिए बोथ साइड्स पे क्या लेते हैं? स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट 1/2 की पावर के बराबर होता है। ऐसे ही 5 पावर को अगर रिमूव करना है तो हम बोथ साइड्स पे ले लेते हैं 1/5 पावर, ताकि ये रिमूव हो जाएगा। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो टेकिंग 1/5 पावर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको वो वाली बात ना समझ में आ रही हो। इससे क्या होगा, कैलकुलेटर पे भी डायरेक्ट पता चल जाएगा। देखें 3125, इसके ऊपर भी 1/5 पावर लगेगी, और ऑफ कोर्स ये जो आपका r पावर 5 है इसके ऊपर भी 1/5 पावर लगेगी, यानी कि 5th रूट हम इसको कह सकते हैं। इससे क्या हुआ, देखें 5 से ये 5 हो गया कैंसिल, और हमारे पास यहाँ पे जस्ट बच गया जस्ट r ही फाइंड करना था, और इसके लिए कैलकुलेटर काम करेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखें इधर 3125 ये हो गया, इसकी हम लगा रहे हैं पावर। पावर क्या लगाई है मैंने? 1/5। ठीक है, 1/5 पावर लगा लिया, देखिए आंसर क्या आ रहा है 5, डायरेक्टली आ गया। तो इसका मतलब हमने इसको लिख दिया, ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई। अब r की वैल्यू भी आ गई है और क्वेश्चन में a तो बताया था हमें पहले से ही, जब a और r पता चल चुके हैं तो अब हम इसकी nth टर्म पे आ सकते हैं। तो फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले nth टर्म का, वंस अगेन दोबारा से क्या फॉर्मूला होता है, सिंस an इज इक्वल टू ar पावर n-1, और अब n की जगह कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, हमें nth टर्म ही निकालनी है, तो n पे ही रहेगा। a की क्या वैल्यू थी, देखें a द फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म हमारे पास थी 5/9, तो a की वैल्यू हो गई क्या, 5/9। ठीक है, और r की वैल्यू अभी आई है जस्ट 5, तो ये आ गया 5 पावर n-1। ठीक है जनाब, n तो ऐसे ही रहेगा। अब देखें सबसे पहले ये जो 5 है और ये भी 5 है, दोनों की जब बेसिस सेम है तो हम इनकी पावर्स को ऐड करवा सकते हैं। तो इसका मतलब मैं 5 के ऊपर सबसे पहले तो ये पावर लिखती हूँ n-1, साथ में इस वाली पावर कितनी है इस वक्त, क्योंकि 5 1 पावर है ना, जो कि 1 लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन हमें पता तो है कि अगर किसी नंबर पे पावर नहीं है तो वो 1 है, तो हम इसको इस पे क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे, यानी कि +1, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन में पावर्स क्या होती हैं, प्लस हो जाती हैं, तो इस पावर के साथ में ये 1 पावर भी ऐड हो गई, डिवाइडेड बाय बाकी क्या है, डिनोमिनेटर में n है, -1 +1 हो गया कैंसिल, और हमारे पास यहाँ पे आ गया 5 पावर n डिवाइडेड बाय 9। तो ये आपका जो है 5 पावर n डिवाइडेड बाय 9, ये आ गई आपकी nth टर्म, रिक्वायर्ड nth टर्म। ठीक है जनाब, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। राइट, क्वेश्चन देखें कितना सिंपल इजी था, कोई मुश्किल नहीं थी इसमें भी। इसी तरीके से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इस जो सीक्वेंस की nth टर्म हमें फाइंड करनी है यहाँ पे, और जो गिवन इन्फॉर्मेशन है हमारे पास वो ये है कि a5 यानी कि 5th टर्म और 3rd टर्म दोनों का जो रेशो है वो 4/9 के बराबर है, और जो a2 यानी कि सेकंड टर्म है इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, वो उसकी वैल्यू है 4/9। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इस सीक्वेंस की, जिसको हम जाहिर है जिसकी हेल्प हम लेंगे और इसकी निकालेंगे हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की nth टर्म। अब जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन किया पीछे भी, तो nth टर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास कितनी चीजें, वही 2 रिक्वायरमेंट है, या एक हमें a का पता चल जाए यानी फर्स्ट टाइम का पता चल जाए, और दूसरा हमें कॉमन रेशियो r का मालूम हो जाए। 2 चीजें पता चल जाती हैं, हम nth टर्म इसकी फाइंड कर सकते हैं। तो ना हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिख रही है, पिछले क्वेश्चन में तो थी लेकिन यहाँ पर नहीं है, a1 नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो हमें फर्स्ट टर्म भी निकालनी है और साथ साथ हमें r यानी कि कॉमन रेशियो भी निकालना है। इन्फॉर्मेशन जो अभी दी हुई है इसको यूटिलाइज करते हैं। तो सबसे पहले ये देखें a5 a3, ठीक है, ये दोनों जो हमारे पास टर्म्स हैं उसका रेशियो दिया हुआ है 4/9, और a2 यानी कि सेकंड टर्म बताई हुई है 4/9 के बराबर। तो सबसे पहले तो देखें, अगर आप a5 और जो a5 और a3 पहले देखिए किसके बराबर होता है, ये मैं डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ, लेकिन हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। पहले जब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनती है तो कैसे बनती है, फर्स्ट टर्म कैसे आती है, फर्स्ट टर्म a होती है, ऐसे ही जो सेकंड टर्म होती है वो कैसे बनती है, ar², ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये चीज समझाई हुई है। ठीक है, ऐसे अगर हम थर्ड टर्म देखें तो क्या होती है, ar³। देखिए तीसरी, सॉरी ये मैंने क्या कर दिया, सॉरी यहाँ से एक चीज मिस हो गई, फर्स्ट टर्म क्या हो गई a, और सेकंड टर्म हो गई ar। ठीक है, सेकंड टर्म क्या हो गई, कॉमन रेशियो आ जाता है, मल्टीप्लाई होकर ar, तीसरी टर्म ar², चौथी टर्म ar³, ऐसी पांचवी टर्म ar⁻⁵।
तो ये टर्म्स हैं ए आर पावर 4। तो देखें पावर कैसे इंक्रीज होती है, सेकंड टर्म पे आर की पावर क्या है 1, थर्ड टर्म पे आर की पावर 2, चौथी टर्म पे आर की पावर क्यूब, एक कम है, ऐसी पांचवी टर्म होगी तो जो आर है उसकी पावर कितनी होगी 5, ए आर पावर 5। तो अब ये जो गिवन हमारे पास रेशो है, देखें यहाँ पे रेशो दिया हुआ है सिंस ए पावर 5 अपॉन ए पावर 3 इक्वल टू 4 अपॉन 9, ये इसके बराबर दिया हुआ है। ए पावर 5 यानी कि पांचवी टर्म, इस सीक्वेंस की देखिए पांचवी टर्म किसके बराबर है, ए आर 4 के, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं ए आर पावर 4 डिवाइडेड बाय, ऐसी जो तीसरी टर्म है वो किसके बराबर है, ए आर स्क्वायर के, तो हम इसको लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर। ये डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है क्योंकि ये जनरल टर्म है, पावर 5 की जनरल टर्म कैसे आ रही है, ए आर पावर 4, ऐसे ही तीसरी जो टर्म है वो किसके बराबर है, ए आर स्क्वायर के, इक्वल टू, बाकी ये एज इट इज लिखा 4 अपॉन 9। अब देखिए ये ए से ए तो कैंसिल हो गया, बाकी आर जो है पावर 4 और पावर 2 डिवाइड में है, ये भी आपको पता है डिवीजन में पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, बेसिस अगर सेम हो, तो ये 4 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, 4 में से 2 माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 4 अपॉन 9। इसका मतलब आर स्क्वायर जो है बराबर आ रहा है किसके, 4 अपॉन 9 के, किसके बराबर आ रहा है, 4 अपॉन 9 के, और हमें आर की वैल्यू चाहिए, हमें आर की वैल्यू चाहिए तो हम ऑफकोर्स अब क्या लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड से, तो आर स्क्वायर इक्वल टू, दोनों तरफ स्क्वायर रूट हो गया 4 अपॉन 9, इस तरह हमारे पास आर की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2 अपॉन 3, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 9 का 3 होता है। चलें आर का पता चल गया, अब क्या कर सकते हैं हम, अब हमें आना है ए की तरफ, ताकि ए का भी पता चले तो हमारे पास हम उस पे आ सकते हैं, किस पे, अपनी जो है जनरल एंड टर्म पे आ सकते हैं। अब देखें दूसरी इन्फॉर्मेशन पे आते हैं, यहीं पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। अब देखिए मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया। अब सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या थी, A2 बताया हुआ था 4 अपॉन 9, A2 इक्वल टू 4 अपॉन 9 है, ठीक है। A2 का मतलब क्या है, A2 कैसे लिख सकते हैं हम, AR, A2 मतलब दूसरी टर्म जनरल टर्म में कैसे होती है, AR के बराबर, तो हम इसको AR लिख सकते हैं ना, A2 को, AR इज इक्वल टू 4 अपॉन 9, ऐसा ही है। अब क्या करना है, अब R की वैल्यू एक एक करके यहाँ पे रखते जाएंगे तो उससे A की वैल्यू आती जाएगी। सबसे पहले A को सेपरेट कर लेते हैं, 4 अपॉन 9, ये जो R यहाँ पे मल्टीप्लाई में ऑफकोर्स इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो ये ऐसे बन जाएगा, राइट। A की वैल्यू हो गई 4 अपॉन 9 R, 4 अपॉन 9 R। अब हमें क्या करना है, अब हमें R की एक एक वैल्यू, क्योंकि R की यहाँ पे दो वैल्यूज आई थी ना, प्लस माइनस 2 अपॉन 3, तो हम R की दोनों वैल्यूज को यहाँ पे रखेंगे और उससे A की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वैन R इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, पहले मैं पॉजिटिव पर चेक कर रही हूँ, ठीक है, 2 अपॉन 3, और फिर इसको हम चेक करेंगे फिर नेगेटिव पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, A इज इक्वल टू 4 अपॉन 9, पहले तो मैंने ये लिखा, बाकी अब R की वैल्यू, R की क्या वैल्यू है 2 अपॉन 3, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं इसको हम 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 अपॉन 3 लिख लिया, 3 1 3, 3 3 9, और बाकी 4 अपॉन 3 2 6, फर्दर ये सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 द 4, 2 3 द 6, यानी कि 2 अपॉन 3 आ गया, यानी A की वैल्यू 2 अपॉन 3 आ रही है, तो R की वैल्यू भी आ रही है 2 अपॉन 3। अब देखें अगर दूसरा इसको हम चेंज करें, वैन R इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3, यानी कि अब जब दूसरी R की वैल्यू उस पर देख रहे हैं, तो देखें A की क्या वैल्यू बनती है, A इज इक्वल टू 4 अपॉन 9 R था, 4 अपॉन 9, और R की क्या वैल्यू है माइनस 2 अपॉन 3। चलो इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, 3 1 3, 3 3 9, तो ये आ गया 4 अपॉन 3 2 6, लेकिन माइनस का, राइट, माइनस का 6 लगा दिया। सिंप्लीफिकेशन करें 2 के टेबल से, 2 2 4, 2 3 6, यानी कि माइनस का 2 अपॉन 3। इसका मतलब क्या पता चला, अगर R पॉजिटिव 2 अपॉन 3 है तो A जो है आपका 2 अपॉन 3 है, पॉजिटिव है दोनों वैल्यू, और ऐसे ही जब R की वैल्यू माइनस का 2 अपॉन 3 है तो A की क्या वैल्यू है, माइनस का 2 अपॉन 3, यानी कि अगर R नेगेटिव है तो A भी नेगेटिव है, ठीक है। ये अब आते हैं हम इसकी जनरल टर्म पे, जनरल टर्म क्या बनी है हमारी, लेट्स सी। तो सिंस जो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल टू AR पावर n माइनस 1, हमें इसकी nth टर्म फाइंड करनी थी ना, तो n को n ही रखेंगे, AN इज इक्वल टू A, अगर देखें A आप पॉजिटिव रखते हैं तो R भी आप पॉजिटिव रखेंगे, अगर आप A नेगेटिव रखते हैं तो R भी नेगेटिव रखेंगे। तो पहले मैं पॉजिटिव पे रख के दिखाती हूँ, देखिए पॉजिटिव 2 अपॉन 3 है और उसकी R भी 2 अपॉन 3 है, तो 2 अपॉन 3 ये A की वैल्यू हो गई, और R की वैल्यू भी पॉजिटिव रखी जाएगी, 2 अपॉन 3 पावर n माइनस 1, n माइनस 1 है, तो ये देखें n की वैल्यू n ही रही, राइट। अब देखें बेसिस सेम है, पावर्स जब एडिशन में बेसिस जब सेम और टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती है। इसका मतलब 2 अपॉन 3 की पावर ये क्या बन गई, 1, और n माइनस 1 दोनों प्लस हो जाएंगे, इसकी पावर 1 है, ऐसा ही है 1, और इसमें ये ऐड हो जाएगा, तो n माइनस का 1 और इसमें प्लस का 1 दोनों हो गए,
दोनों की पावर्स ऐड हो गई, -1 + 1 कैंसिल हो गया और ये आया 2/3 होल पावर n। ठीक है, एक तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा, अभी क्या दूसरी वैल्यू भी चेक करें इसकी कि दूसरी क्या वैल्यू आती है। तो इसी तरीके से अगर आप देखें an अगर आपके पास नेगेटिव हो, नेगेटिव वाला अगर जो आपका r और a है अगर ये नेगेटिव हो तो फिर क्या होगा, तो उससे a की क्या वैल्यू बनेगी, ऑफ कोर्स माइनस का 2/3 और r की भी वैल्यू क्या होगी, माइनस का 2/3 पावर n-1 n-1 ऐसा ही है ना। ये तो फॉर्मूले में हो गया। a और r की मैंने वैल्यूज रखी हैं जो कि अब दोनों नेगेटिव वाली हैं। तो देखें वंस अगेन बेस सेम है, माइनस का 2/3 आपने रख दिया, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो इसकी n-1 और इसका 1 पावर दोनों ऐड होंगी, n-1 प्लस का 1, -1 + 1 हुआ फिर से कैंसिल और -2/3 पावर n आ गई। यानी इसकी जनरल टर्म जो है an = 2/3 पावर n भी हो सकती है सीक्वेंस की, और अगर दूसरा a और r की वैल्यू चेंज हो जाए तो जनरल टर्म an की पावर माइनस का 2/3 पावर n भी हो सकती है। सो दिस इज द required general term of the sequence. All right, question number 3 is also completed. Now coming to the question number 4. Janab, question number 4 show that the reciprocals of the terms of the GP, यानी ये बता रहे हैं एक GP है, इस GP की कह रहे हैं रेसिप्रोकल करें अगर हम टर्म्स को, ठीक है। हमें ये बताना है कि इस जीपी की जो टर्म्स रेसिप्रोकल करके जो सीरीज सीक्वेंस बनेगी वो फॉर्म अनदर जीपी, यानी वो एक और जीपी होगी, यानी एक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी। यानी ये तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है ही है, लेकिन अगर हम इसी की टर्म्स को रेसिप्रोकल करके एक और जो सीक्वेंस बनाएंगे तो वो भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही बनेगी। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहली चीज, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में ये अगर प्रूफ करना चाहते हैं कि कोई भी सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में है, तो उसके लिए आपको क्या बताना होता है, उसके टर्म्स के दरमियान में कॉमन रेशियो सेम होगा। यही चीज अगर आपने साबित कर दी तो इसका मतलब है यस दिस सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो इसकी जो टर्म्स है उसका रेसिप्रोकल करते हैं, क्योंकि हमें उसकी जो जीपी जो है प्रूफ करके दिखानी है। तो सबसे पहले रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल क्या होगा इन टर्म्स का, जाहिर है इनको न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देना होता है। रेसिप्रोकल का यही मतलब होता है। जैसे 3 है, अगर 3 का रेसिप्रोकल आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, 1/3। ऐसे ही a1 है पहली टर्म में, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a1। ऐसे ही जो दूसरी टर्म है a1r², उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a1r²। ऐसी जो तीसरी टर्म है a1r⁴, इसको भी हम 1/ में करके लिख देंगे, तो ये इसका रेसिप्रोकल बन गया। तो इस तरीके से ये जो है नई हमारे पास सीक्वेंस ये वाली है। हमें प्रूफ करके ये दिखाना है कि जनाब ये वाली जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस प्रूफ करने के लिए जैसा कि मैंने कहा आपको क्या प्रूफ करना होता है कि ये जो टर्म्स हैं इस सीक्वेंस की, इनके दरमियान में कॉमन रेशो सेम है। कॉमन रेशो सेम है, अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब है जनाब ये जो सीक्वेंस है हमारी, यस दिस इज द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, राइट। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम इसका कॉमन रेशियो कैलकुलेट करते हैं। मैं पहले हम कॉमन रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस कॉमन रेशियो को, पहला जो कॉमन रेशियो है उसको हम R1 कह देते हैं। ठीक है, हम दो कॉमन रेशियो चेक करेंगे इसके। एक दूसरी टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करवा के देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है, और दूसरा कॉमन रेशियो देखेंगे तीसरी टर्म को दूसरी टर्म से डिवाइड करवा के, और अगर दोनों के आंसर सेम आ गए इसका मतलब कॉमन रेशियो सेम हो गया, और कॉमन रेशियो सेम हो गया तो इसका मतलब जनाब ये वाली जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो जाएगी। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा हम दो कॉमन रेशियो देखेंगे, तो मैं R1 और R2 दो जो है उनको अलग अलग नंबर से मेंशन कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ मैं, R1 पहले कैलकुलेट कर रही हूँ। R1 में सेकंड टर्म जो मेरी दूसरी टर्म है A2 को मैं डिवाइड करवा रही हूँ किससे, पहली टर्म से A1 से। ठीक है, सेकंड टर्म को किससे, फर्स्ट टर्म से हम डिवाइड करवा रहे हैं। देखिए मैं सेकंड टर्म लिख रही हूँ, सेकंड टर्म क्या है, 1/a1r²। ये हो गई सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म क्या है, 1/a1 हो गया। ठीक है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ये पहला कॉमन रेशियो चेक किया। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो देखें डिनोमिनेटर्स का A1 इस डिनोमिनेटर के A1 से मैंने कैंसिल किया, और फाइनली जो हमारे पास बच गया वो है 1/r²। यही बचा है न्यूमरेटर में, राइट। नीचे तो 1 है, 1 तो आप लिखते ही नहीं है डिनोमिनेटर में, तो आप सिंपल 1/r² जो है आपका पहला कॉमन रेशियो आया। अब ऐसे ही मैं चेक करती हूँ दूसरा अनदर कॉमन रेशियो R2 मैं कैसे देखूंगी, तीसरी टर्म को दूसरी टर्म से डिवाइड करवा के, तीसरी टर्म को डिवाइड करवा रही हूँ किससे, दूसरी टर्म से। तो सबसे पहले तीसरी टर्म लिखते हैं, ऊपर क्या है, 1/a1r⁴, 1/a1r⁴।
4 डिवाइडेड बाय, तीसरी टर्म हो गई। अब दूसरी टर्म देखें क्या है, 1/a1 आर स्क्वायर, 1/a1 आर स्क्वायर। ये मैं इरेज कर देती हूँ। अच्छा जी, तो इरेज कर दिया मैंने। ये सेकंड टर्म हो गई और ये थर्ड टर्म हो गई। दोनों मैंने लिख दिए डिवीजन में, यानी कि बीच में डिवाइड की लाइन बना दी है, अपॉन की लाइन बना दी है। अच्छा, अब सिंप्लीफिकेशन करें, कैंसिलेशन हो रही है। a1 डिनोमिनेटर से, इसके भी डिनोमिनेटर से हो गया कैंसिल। अब देखिए ये है आर स्क्वायर और ये है आर पावर 4। जाहिर है ये आर स्क्वायर भी कैंसिल हो सकता है इस आर पावर 4 से, क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 4 यहाँ से, 4 में से जब ये 2 माइनस हो जाएंगे तो 2 यहाँ पे बच जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि आर स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, 2 पावर बचेगी आर की। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन में आर स्क्वायर, वही बच गया। अब देखिए कॉमन रेशियो जो है आपका दोनों का टर्म्स के दरमियान में सेम आ गया। सिंस हमारा जो कॉमन रेशियो सेम आ गया, हम लिखते हैं यहाँ पे सिंस कॉमन रेशियो यानी कि R1 इक्वल टू R2 आया है, इज सेम, so the sequence is GP। ठीक है, जो सीक्वेंस है हमारी, सॉरी स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, येट, जो सीक्वेंस है हमारी, यानी कि जो हमने रेसिप्रोकल करके जो सीक्वेंस बनाई है, ये हमारी क्या है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो ये हमने प्रूव करके दिखा दिया, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, छोटा सा एक टास्क था, एंड इट इज ऑल्सो अल्हम्दुलिल्लाह डन। अब आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी टर्म्स आर इन जीपी। यानी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी हुई है आपको बताना है कि इसकी कितनी टर्म्स हैं अगर हम यहाँ तक जाएं। ठीक है, स्टार्ट करें 1/3 से, नेक्स्ट टर्म 1/12, उसके बाद 1/48, और इस तरह अगर ये चलती चली जाए और लास्ट टर्म हमारी ये वाली हो, तो बताएं कितनी टर्म्स जो है इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ रही हैं। तो ये हमें फाइंड करना है, सिंपल सा एक टास्क है। तो सबसे पहले तो देखें यहाँ पर भी हम अपने एलिमेंट्स को मेंशन करेंगे। हमारा जो फर्स्ट टर्म है ए, वो क्या है, 1/3 है। ठीक है, सेकंड थिंग जो हम कैलकुलेट करेंगे वो हमारा कॉमन रेशियो है। ठीक है, तो कॉमन रेशियो हमारे पास सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करवा के आता है। ये बार बार मैं इसको रिपीट भी कर रही हूँ। सो 1/12 यानी कि 1/12 को डिवाइड करवा रहे हैं किससे, 1/3 से। डिवीजन करवाते हैं, 3 1 3, 3 4 12, यानी कि 1/4 इसका आ रहा है कॉमन रेशियो, 1/4 इसका कॉमन रेशियो आ रहा है। अच्छा, अब n जो है हमें फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, n हमें फाइंड करना है, कौन सी कितनी टर्म्स हैं। लास्ट टर्म हमें पता है, यानी कि an जो है हमें जो है क्या है, 1/196608, ये nth टर्म है जिसका n नहीं पता हमें, यानी कि कौन सी टर्म है ये नहीं पता, लेकिन nth टर्म पता है, यानी कि ये आखिरी टर्म है इस सीक्वेंस की। फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला जैसे कि पता है an इज इक्वल टू AR पावर n-1, यही फॉर्मूला होता है। nth टर्म को लिख लें यहाँ पर जो हमारे पास मौजूद है, क्या है, 1/196608, 1/196608 is equal to a. What is a here? It is 1/3. 1/3 r. What is r? 1/4. So 1/4 हो गया। r भी, इसको भी ब्रैकेट में कर लें चाहें तो। पावर n-1, we don't know what is the value of n, तो हमें n नहीं पता, तो मैंने ऐसे लिख दिया n-1 सेम। सबसे पहले क्या करना है, मैं इस 1/3 को रिमूव करना चाहती हूँ, तो मैं इस 3 को ले जाती हूँ इस तरफ। ठीक है, ये 1/3 है, डिवाइड में 3 डिवाइड में रखा है, तो 3 यहाँ पर चला जाएगा, और उससे ये हमें देखना होगा कि कैंसिलेशन हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। पहले तो मैं यहाँ देखते हैं, इसको 3 से डिवाइड करवा के देखते हैं। 1/96608 डिवाइड बाय 3, यस ये हो रही है। आप चाहें तो ऐसे भी, यहीं से भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 3, और इसको कैंसिल करवा के हमारे पास आ रहा है 65536, 65536, यहीं पर लिख लेते हैं, चलें। ठीक है, तो क्या बच गया हमारे पास यहीं पर मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो जनाब यहाँ पे बचा हमारे पास 1/65536 इक्वल टू, और राइट साइड पे क्या बचा, 1/4 की पावर n-1, ऐसा ही है राइट। चलें, अब क्या करना है, अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको हम ये चेक करते हैं कि क्या ये 4, देखें बेस क्या है हमारे पास, जो पावर हमें फाइंड करनी है n की, वो पावर पे है, यानी n की वैल्यू फाइंड करनी है ना हमें, और n क्या है, पावर पे है। और इसकी बेस क्या है, इसकी बेस है 1/4, क्या है, 1/4। हम देखेंगे क्या ये भी 1/4 की पावर पे कन्वर्ट हो सकता है या नहीं, क्योंकि बेसिस सेम होंगी तभी तो पावर्स कंपेयर की जाएंगी।
तो हम इसको भी देख लेते हैं कि ये 4 की कोई पावर बनेगी या नहीं। अब 4 कितनी पावर बनेगी ये नहीं पता हमें। 4 पावर हाउ मच, लेट्स सी। 4 की पावर जो है हम रख के देखते हैं। 4 की पावर लेट्स से डायरेक्टली कुछ बड़ा नंबर रख के देख लेते हैं। लेट्स से 6 मैंने रख के देखा, तो ये जनाब बहुत दूर है अभी। और आगे देखते हैं 4 पावर 8 देखते हैं, तो 65536 आया है। 4 पावर 8 पे आ रहा है, ये देखें। 4 पावर मैंने चेक किया रैंडमली, तो मैंने 6 पे देखा, फिर मैंने 8 पर देखा, तो 65536 यही नंबर आ गया। इसका मतलब आई कैन राइट इट एज 1/4 पावर 8, क्योंकि ये 8 की पावर पे आया है, मैंने कैलकुलेटर पे देखा था, इक्वल टू 1/4 पावर n-1। ठीक है। अच्छा, अब देखें दोनों की बेसिस सेम है, तो जब बेसिस सेम हो तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं। यानी 8 किसके इक्वल होगा, इसकी पावर के, जो कि है 9 माइनस n-1। ठीक है, यानी दोनों की पावर्स क्या होंगी, इक्वल, क्योंकि दोनों की बेसिस क्या है, एक जैसी हैं, सेम है। इससे हमारे पास n की वैल्यू आ गई। ये जो माइनस का 1 है ये इस तरफ आ जाएगा ऑफकोर्स, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास जस्ट रह जाएगा n। तो इससे n का पता चल गया। n की क्या वैल्यू आई, 8 + 1 9। यानी इसके अंदर, इस सीक्वेंस के अंदर टोटल कितनी टर्म्स हैं, इस टोटल जीपी के अंदर 9 टर्म्स हैं। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो डन। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन जीपी। 3 कंसेक्यूटिव मतलब जो बिल्कुल साथ साथ आने वाले हैं, जैसे 5वां, 6ठा, 7वां, ये 3 नंबर्स हैं जो एक साथ आ रहे हैं। ऐसे ही अगर आप चाहें तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 नंबर्स हैं जो एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, तो 3 नंबर्स हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हमें निकालने हैं, पता करने हैं वो कौन से 3 नंबर्स हैं कि जिनका अगर प्लस करवाया जाए, यानी कि सम करवाया जाए, प्लस करवाया जाए, तो वो 39 के बराबर आते हैं। और अगर उन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाए, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, और अगर उनको मल्टीप्लाई करवाया जाए उन तीनों नंबर्स का, तो आंसर आता है 729। हमें वो 3 नंबर्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तलाश करने हैं। तो अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं जिसमें आपको कहा गया है कि सम जो है 39 है और उनका जो प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लिकेशन करवा के 729 आ रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस हमने जो है पिछले एक्सरसाइज में भी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी किए थे। 3 नंबर्स जिनको हम सपोज करना होता है, हम अपने हिसाब से रखते हैं। उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से रख रहे थे, यहाँ पे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सपोज करते हैं, लेट द 3 नंबर्स इन जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर। जैसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अपनी सहूलत के हिसाब से पहला नंबर क्या रखते थे, मैं आपको याद दिलाती चलूं अगर यहाँ पर, तो हम इस तरह कुछ रखते थे। देखें, फर्स्ट टर्म होती थी हमारे पास, हम एक टर्म रखते थे ए, बाद वाली टर्म में क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थी तो डिफरेंस ऐड होता था, a + d, और उसकी पहली वाली टर्म में दायरे वो डिफरेंस माइनस होगा, तो हम रखते थे a - d। ये 3 नंबर्स हम सपोज करते थे, लेकिन किस में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अब सवाल क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है, तो 3 नंबर्स हम कैसे सपोज करें। देखें, पहला नंबर तो हम एक ए ही ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो अगला नंबर दायरे कॉमन रेशियो ऐड करवा के नहीं बल्कि मल्टीप्लाई करवा के आता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐसे ही बनती है ना। तो नेक्स्ट नंबर हम ले लेते हैं ऑफ कोर्स AR। ठीक है, क्योंकि ये अर्थमेटिक थी, उसमें सम होता था, ये मल्टीप्लिकेशन होता है इसके अंदर, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो अगला नंबर कैसे आएगा, ऑफ कोर्स AR करवा के आएगा। अब जैसे यहाँ पे हम प्लस करते थे तो उसके ए से पहले वाले नंबर में हम उस डिफरेंस को माइनस करते थे। इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करवाई है कॉमन रेशियो की, तो ए से जो पहली वाली टर्म होगी उसमें ये कॉमन रेशियो कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में जाएगा। बात समझ में आ रही है, जैसे प्लस और इसका जो बैलेंस करके हम माइनस रखवाते थे इसकी पहली वाली टर्म में, ऐसे ही अगर हमने एक टर्म ए ली है और बाद वाली टर्म मल्टीप्लाई करवा के आ रही है AR, तो उससे ए से पहले वाली टर्म जो आएगी वो कैसे आएगी, AR, ए को डिवाइड करवा के आएगी R से। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स हैं जिनको हमने सबसे पहले तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से खुद से सपोज कर लिया। सपोज करने के बाद अब कंडीशंस को यूटिलाइज करते हैं। इसमें एक कंडीशन तो प्रोडक्ट वाली दी हुई है, यानी मल्टीप्लाई वाली दी हुई है कि मल्टीप्लाई करवा के 729 आ रहा है, और एक कंडीशन दी हुई है कि सम करवा के, प्लस करवा के 39 आ रहा है। तो पहले इस वाली कंडीशन को मैं यूज कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, हमें क्या कहा है, इनकी प्रोडक्ट मतलब तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई, यानी A/R, A और AR तीनों को मल्टीप्लाई अगर हम करवाएं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर क्या आ रहा है, 729 रख दिया मल्टीप्लिकेशन में। अब इसका फायदा क्या हुआ, देखें, R से
आर कैंसिल हो गया। नंबर्स हम अपनी सहूलत के हिसाब से देते हैं, जैसे यहाँ हम सपोज करते थे अपनी सहूलत से तो हमारा डी कैंसिल हो जाता था, ऐसे ही यहाँ पर भी हमने अपनी सहूलत के हिसाब से नंबर्स लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो उससे क्या हुआ, आर से ये आर डिवाइड और मल्टीप्लाई वाले हैं तो ये कैंसिल हो गए। और अब हमारे पास ए जो मल्टीप्लीकेशन में आया है ऑफकोर्स 3 टाइम्स है, तो ये क्या बन जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 729। अब हमें क्या फाइंड करनी है, ए की वैल्यू, 3 रिमूव करवाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, तीनों साइड पर क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है, यानी कि 1/3 पावर ले लेंगे। आसान अल्फाज में कहूँ तो 1/3 पावर ले लेंगे, 1/3 पावर इस तरफ भी लेंगे ऑफ कोर्स, और जो ये नंबर है आपके पास इसके ऊपर भी आएगी। जैसे बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं, ऐसे क्यूब रूट भी लिया जा सकता है, या कोई भी पावर ली जा सकती है। तो देखें 3 से ये 3 हो गया कैंसिल, और ए की क्या वैल्यू आ गई, देखें। अब क्या करना है, यहाँ पर जैसे 729 जैसे लिखा है एज इट इज लिखना है, पावर पे लगाना है 1/3, तो मैं ये पावर वाला बटन दबा रही हूँ और इस पे लिख रही हूँ 1/3। तो जनाब ये आ रहा है 9। इसका मतलब यहाँ से मुझे ए की वैल्यू पता चल गई, क्या आ गई, 9। देखें 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स फाइंड करने हैं, उन नंबर्स में क्या क्या वैल्यूज की नीड है, ए की और आर की, ए की और आर की। अब ए पता चल गया है ना, अब हमें आर भी अगर पता चल जाए तो इसके अंदर हम उनकी वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके वो तीनों नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट वही तीनों नंबर्स हैं, राइट। अब दूसरी कंडीशन यूज करते हैं। दूसरी कंडीशन क्वेश्चन की क्या दी हुई थी, हुज सम इज 39, यानी तीनों नंबर्स को प्लस करवा के क्या आ रहा है, 39। तो अब दूसरी वाली कंडीशन यूज कर रहे हैं, ऑल्सो सम। अब सम वाली कंडीशन क्या है, तीनों नंबर्स, यानी कि तीनों नंबर्स कौन से हैं, ए अपॉन आर है, प्लस ए है, प्लस अगला नंबर क्या है, ए आर। तीनों नंबर्स का सम का मतलब होता है एडिशन। कह रहे हैं तीनों नंबर्स को प्लस करवा के आ रहा है 39, ठीक है। तीनों नंबर्स को प्लस कर में लिख दिया मैंने, इक्वल टू 39। अब यहाँ पर भी हमारे पास एक, क्योंकि ए की वैल्यू आ चुकी है तो ए की वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे पुट कर दें ए की वैल्यू जो कि क्या है, 9 है, ठीक है। तो ये मैंने इसमें पुट कर दिया, 9 अपॉन आर प्लस 9 प्लस 9r, ये सब एक ही जगह पे इसकी वैल्यूज आ गई, इक्वल टू 39। अब देखें जनाब ये प्लस का 9 है, इसको इस तरफ ले जाओ। देखिए जी अब जो है प्लस का 9 है इस तरफ, तो प्लस का 9 जो है हम इस तरफ ले जाते हैं, माइनस का 9 हो जाएगा, तो 9 अपॉन आर और ये 9r एज इट इज रह गया, बाकी का प्लस का 9 इस तरफ चला गया 39 के पास, तो साइन चेंज हो जाएगी और ये हो जाएगा माइनस का 9। 39 और माइनस 9 कितना हो गया, ऑफकोर्स 30 हो गया। बाकी का इस तरफ देखें अगर हम, तो 9 अपॉन आर, अच्छा यहाँ पर हम ऐसा करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। तो देखें एलसीएम लेकर क्या आएगा, एलसीएम देखो यहाँ पे आर है और इसके डिवाइड में क्या है, 1 है, आर और 1 का एलसीएम क्या होगा, आर ही आएगा। देखें डिनोमिनेटर आर सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज रख देते हैं हम, प्लस 1 के टेबल में आर कितने टाइम्स आएगा, आर टाइम्स, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में नहीं है तो आर ऊपर कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 9r² हो जाएगा, यानी आर इसके साथ मल्टीप्लाई में चला गया, ठीक है। आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट से भी समझ सकते हैं, 1 9 और ये आर इसका मल्टीप्लाई हुआ तो ये 9r² हो गया, इक्वल टू, और ये क्या हो गया 39 माइनस का 9 क्या हो गया, 30 हो गया। अब ये आर जो डिवाइड में है, एलसीएम लेके आया तो ऑफकोर्स ये डिवाइड में है तो ये इसके साथ कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 9 प्लस 9r² इक्वल टू, ये आर इसके साथ मल्टीप्लाई में गया और ये बन गया 30r। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि पावर 2 आ गई है। इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं, सेट कर लेते हैं। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, पहले हम स्क्वायर वाली टर्म लिखते हैं, यानी कि 9r²। अब ये 30r को इस तरफ आना चाहिए तो साइन चेंज कर लेगा, ये प्लस की साइन इधर आएगा तो माइनस की साइन हो जाएगी, माइनस का 30r हो गया, और साथ में यहाँ पे 9 भी है, इक्वल टू 0, ठीक है। क्या कर सकते हैं, अब हम ऑफकोर्स मिडिल टर्म ब्रेकिंग करवाएंगे, लेकिन मिडिल टर्म ब्रेकिंग से पहले अगर कुछ कैंसिलेशन हो के टर्म्स सिंपल हो जाए तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो देखें 9 39 ये किस टेबल में आते हैं, ये 3 के टेबल में आते हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको 3 के टेबल से कॉमन ले रही हूँ, डिवाइड करवा रही हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, 3 3 9 हो गया, तो 3r² हो जाएगा, माइनस 3 10 30 हो गया, और ऐसे ही 3 3 9 हो गया, इक्वल टू 0। अब ये 3 कहाँ जाएगा, जो कॉमन लिया है हमने, ऑफकोर्स ये जाएगा डिवाइड में, 0 के पास डिवाइड में जाएगा और वैनिश्ड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और हमारे पास जस्ट बच जाएगा, इसको सामने रखते हैं, और हमारे पास जस्ट ये 3 जो है डिवाइड में जाके खत्म हो गया, और हमारे पास जो इक्वेशन बच गई है विच इज 3r² माइनस 10r प्लस 3 इक्वल टू 0, यही बच गई है। अब क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और r की वैल्यूज को फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मेथड्स हैं वो बहुत सारे हैं, या तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग अप्लाई कर सकते हैं तो वो कर लें,
या फिर चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें या कंप्लीटिंग स्क्वायर। तीनों मेथड्स हैं, जो मोस्ट इजीएस्ट आपको लगे। मेरे ख्याल से यहाँ पे हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। 3 3 9, ठीक है। 9 के जो फैक्टर्स हैं ऐसे के 10 बन जाए तो बहुत आसानी के साथ हम इसको ऐसे रख सकते हैं कि माइनस का 9r और माइनस का r, क्योंकि 9 बन जा मल्टीप्लाई करवा के वापस 9 भी बन जाएगा, और 9 और 1 जो है दोनों एड अप सम अप होके 10 भी बन जाएंगे। मिडिल टर्म ब्रेकिंग मैंने की है यहाँ पे, +3 = 0। माइनस के 10r को ब्रेक करके माइनस का 9r और माइनस का r लिख दिया। कॉमन लेते हैं, 3r कॉमन लिया, हमारे पास यहाँ बचेगा फर्स्ट टर्म में r, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाए 3 3 9, r तो पहले ही कॉमन हो चुका है। ऐसे ही यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे, माइनस की साइन बाहर निकाल लेते हैं, माइनस का 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी, r पॉजिटिव का हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगा, नेगेटिव का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। अब देखें दोनों ब्रैकेट्स कॉमन हो गए फर्दर, तो इनको कॉमन ले लें, और जो बच गया वो क्या है 3r - 1, 3r - 1 = 0। दोनों फैक्टर्स को 1 by 1 = 0 करेंगे, इसको भी r - 3 को भी इक्वल टू 0 किया, और 3r - 1 को भी इक्वल टू 0 किया, राइट। इससे हमारे पास r की एक वैल्यू तो आ गई 3, दूसरी r की वैल्यू आ गई 3r = -1, राइट साइड पे जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और r की वैल्यू आ गई 1/3। दो r की वैल्यूज आई हैं, इसका मतलब है यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें जो 3 नंबर्स फाइंड करने थे, क्योंकि r की वैल्यूज चेंज हो गई, तो इसका मतलब वो 3 नंबर्स भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। 3 नंबर्स पे आते हैं, अब वो कौन कौन से नंबर हैं। सबसे पहले देखें a की वैल्यू तो एक ही रहेगी, मैं सामने रखती हूँ इसको वापस से, तो देखें a की वैल्यू तो 9 है, ठीक है, a की वैल्यू 9 है, लेकिन r की क्योंकि 2 डिफरेंट वैल्यूज आई हैं, इसका मतलब है वो 3 नंबर्स भी अलग अलग होंगे। अब जरा उन 3 नंबर्स को हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, a की भी और r की भी। तो सबसे पहले इसको मैं ऐसे रख लेती हूँ यहाँ पर साइड में जी। सबसे पहले हम a की वैल्यू और r की वैल्यू, पहले a की वैल्यू 9 और r की पहली वैल्यू 3 मैं पुट कर रही हूँ तीनों नंबर्स में। वो तीनों नंबर्स क्या थे, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ a/r, a और ar, यही 3 नंबर्स थे। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें a और 9 की, a और r की। a की क्या वैल्यू है 9, तो 9/r की क्या वैल्यू है 3, 9/3 हो गया। a की वैल्यू 9 और a की वैल्यू 9 और r की वैल्यू 3, 3 1 3, 3 3 9, तो इसका मतलब 3 9 और 9 3 27। 3 नंबर्स या तो ये होंगे, ठीक है, 3 9 और 27। दूसरा केस भी देखते हैं, पुट a = 9। देखें a की वैल्यू तो चेंज नहीं है, लेकिन r की 2 वैल्यूज आई, तो r की दूसरी वैल्यू अब ले रही हूँ मैं यहाँ पे 1/3, ठीक है, r की दूसरी वैल्यू ले रही हूँ। अब देखें कि वो 3 नंबर्स क्या बनते हैं। सबसे पहले तो वो नंबर्स लिखते हैं वापस से, a/r, a और ar, तीनों नंबर्स हो गए। a की क्या वैल्यू है 9 डिवाइडेड बाय r की क्या वैल्यू है, r की क्या वैल्यू है 1/3, तो 1 डिवाइडेड बाय 3, और a की क्या वैल्यू है 9 और a और r, तो a की क्या वैल्यू है 9 और r की क्या वैल्यू है 1/3। देखें अब ये डिवाइड में नंबर है, ऑफ कोर्स ये नंबर चेंज होगा मल्टीप्लाई में, तो 3 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 9 3 क्या बन जाएगा 27 बन जाएगा। ऐसा ही है, कॉमा 9 और 3 1 3, 3 3 9, तो ये आ गया जनाब, वही 3 नंबर हैं लेकिन ऑर्डर चेंज आया है बस। 3 9 या 27, या तो 3 नंबर्स वो ये हो सकते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, या फिर 27 9 और 3 ये नंबर हो सकते हैं कि जिनको मल्टीप्लाई और ऐड करवा के जो सवाल में वैल्यूज दी हुई हैं वो आ रही हैं। तो ये आ गए आपके रिक्वायर्ड तीनों नंबर, राइट। सो अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 is also done. Now we are remaining with only the last 2 questions. I'm writing now question number 7. चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। क्वेश्चन 7 क्या है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर। अच्छा कल्चर क्या है, ये जैसे हम ब्लड का जो है हम टेस्ट करवाते हैं कोई, तो अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है किसी हमारे बॉडी पार्ट में, तो उस बॉडी पार्ट का कुछ जो है सैंपल लेकर, मतलब जैसे पफ वगैरह के सैंपल्स होते हैं, या कोई भी किसी भी किस्म का और कोई टेस्ट हो सकता है, तो वो सैंपल लेकर उसका कल्चर करवाया जाता है, ये टेस्ट का नाम है, ठीक है। तो कह रहे हैं उसके अंदर नंबर ऑफ बैक्टीरिया उस टेस्ट में, यानी कल्चर की जो रिपोर्ट करवाई गई है उसमें इंक्रीज हो रहे हैं जीपी के अंदर, यानी कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जैसे नंबर्स इंक्रीज होते हैं, फ्रॉम दिस नंबर टू दिस नंबर इन 7 days। यानी स्टार्ट हुआ, अगर स्टार्ट में पहले जो आपका बैक्टीरिया था, जब सैंपल दिया गया तो उसमें 5,15,000 ये बैक्टीरिया थे, 5,15,000।
अब क्या हुआ, जो नंबर है वो कहाँ तक पहुंच गया, 7 दिनों के अंदर 15,45,000 बैक्टीरिया हो गए। यानी कि समझ लें आप डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 और डे 7। यानी डे 7 पे जो वैल्यू आई है वो ये आई है जो क्वेश्चन में बताइए, 15,45,000। ठीक है, 15,45,000 ये वैल्यू जो है बन गई है। अब क्या कह रहे हैं आपको, 7 डेज के अंदर वैल्यू यहाँ से यहाँ, यानी जब आप सैंपल देकर आए तो ये था, 7 दिन में जो सैंपल है उनके पास सैंपल रखा रहा लैब के अंदर, और जो रिपोर्ट है कल्चर की 7 दिन के बाद वो बैक्टीरिया जो है वो इतने दिखा रही है, इतनी काउंटिंग दिखा रही है। अब ये कह रहे हैं फाइंड द डेली रेट ऑफ इंक्रीज। आप ये बताएं कि डेली जो है किस रेट के हिसाब से जो है नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ रहे थे, अज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ इंक्रीज टू बी कांस्टेंट। और हमने अज्यूम करना है, यानी ये फर्ज कर लेना है कि जो रेट ऑफ इंक्रीज है, यानी जो बढ़ने की जो स्पीड है उसके अंदर बैक्टीरिया की, वो कांस्टेंट है, सेम है। अब ये जो रेट अगर सेम है, तो रेट ऑफ इंक्रीज जो है सेम है, तो ये सेम कहाँ होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही होता है। तो इसलिए ये सवाल किससे सॉल्व होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले से ही सॉल्व होगा। और हमें रेट यानी कि आर की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले तो ये चीज समझे। तो देखें पहले फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास क्या है, पहले 5,15,000 ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई। अच्छा, टर्म्स यहाँ पे कितनी है, देखें यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 और बाकी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये 7 दिन के बाद जाके ये डेटा था और पहले ये था। तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई, 7 + 1। समझ में आ रही है ये वाली बात। टोटल जो टर्म्स हैं वो 8 हुई हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग में जो हमने सैंपल दिया और ये 7 दिन के बाद जो है जाके ये वाली वैल्यू बनी थी। तो टोटल अगर आप देखें तो यहाँ जैसे मैंने काउंट करके दिखाया, टोटल 8 टर्म्स बन रही हैं। ये डायरेक्ट भी आप n = 8 लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से बताया कि 7 वो, और ये जिस दिन आपने अपना सैंपल देकर आए थे 7 डेज, 7 डेज और +1 8 डेज हो गए। अच्छा, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है यहाँ पे जो लास्ट टर्म है हमारी, ये 8वीं टर्म है ना, काउंट हमने की है अभी 8वीं टर्म है। तो A8 जो है हमारे पास वो है 15,45,000। ये मैंने क्वेश्चन से 15,45,000 यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और हमें क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ इंक्रीज यानी कि आर की वैल्यू को फाइंड करना है। सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल बस समझने की जरूरत है यहाँ पे। तो देखें, आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला पता है ना, ज्योमेट्रिक सीरीज का, an = AR⁴n-1। n क्या है हमारे पास, n = टोटल कितनी टर्म्स हैं, 8। तो A8 = A, व्हाट इज A, A = ये वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 5,15,000। ये हो गया A की वैल्यू। R हमें पता नहीं है, हमें ऐसे ही रखना होगा। N, व्हाट इज N, N की क्या वैल्यू, 8, 8 - 1, राइट। A8 की वैल्यू मौजूद है क्वेश्चन में, ये रही 15,45,000। तो हम उसकी वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 15,45,000। A8 हो गया इक्वल टू 5,15,000, ये मैं कॉमास लगा रही हूँ, चलें, इक्वल टू, और ये साथ साथ यहाँ पे R पावर कितनी हो गई, 8 - 1 7। अब ये देखिए, ये टर्म जो है यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई में है ना इसके साथ में, तो अगर मुझे R की वैल्यू निकालनी है तो जाहिर है इसको हटाना पड़ेगा, और ये यहाँ पर जाएगा तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो ये कि 15,45,000 के डिवाइड में आएगा ये वाला नंबर जो कि है 5,15,000। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं और इससे इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। देखें, 15,45,000 डिवाइडेड बाय 5,15,000 एंड वी आर गेटिंग 3। अच्छा जनाब, ये कैंसिलेशन होके ये हमारे पास आ रहा है ओनली 3। ठीक है जी, इक्वल टू R पावर 7। हमें क्या फाइंड करनी है, R की वैल्यू। R की वैल्यू फाइंड करनी है तो 7 को क्या करना पड़ेगा, ऑफकोर्स पावर से हटाना पड़ेगा। ये 7 कैसे हट सकता है, इसके पास अगर 1/7 आ जाए, जब भी हटेगा ना, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड से टेकिंग पावर 1/7 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम ये पावर ले रहे हैं ताकि इसको हटा सकें। तो देखें, 3 की पावर भी 1/7 आ जाएगी, और ये जो R पावर 7 है इसकी भी पावर 1/7 आएगी। जैसे स्क्वायर रूट लेते हैं, क्यूब रूट लेते हैं, 4th रूट लेते हैं, 5th रूट लेते हैं, ऐसे ही 7th रूट मैंने लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट R बच गया। और ये काम तो जनाब कैलकुलेटर ने करना है। 3 की पावर हम लगा देते हैं 1/7 यानी कि 1/7, और ये आ रहा है 1.1699 यानी कि 1.17 हो गया, 1.17। तो ये हमारे पास रेट आ गया जो कि जिस रेट से जो है बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहे हैं, उनकी क्वांटिटी नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो 1.17 R की जो है वैल्यू आ गई।
रेट आ गया। सो चाहे तो आप स्टेटमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं एट द एंड, स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट द रेट ऑफ the daily rate of increase is the daily rate of increase is 1.17, right? So this is done. Now coming to the last question number 8. चलिए जनाब, लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रॉफिट ऑन ₹1000 ₹1000 पे प्रॉफिट फाइंड करना है फॉर 5 years, 5 साल तक, एट 4% पर एनम कंपाउंड प्रॉफिट। अच्छा, ये बात समझने वाली है, एनम का मतलब होता है एनुअल, सालाना, ठीक है। 4% सालाना, हर साल जो है प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, हर साल। जैसे अगर पहले साल में कोई अमाउंट है, उस पर पहले साल पूरा होने के बाद 4% मिलेगा, तो अगले साल में जो 4% मिलेगा वो पिछले वाले साल का परसेंटेज होगी 4%। समझ में आ रही है बात? यानी कि कंपाउंड प्रॉफिट है, यानी कि पिछला वाला प्रॉफिट के अंदर, अमाउंट के अंदर वो वाला प्रॉफिट जो है इस तरीके से ऐड होता जा रहा है। तो कंपाउंड प्रॉफिट हमें यहाँ पे निकाल के दिखाना है, कितना 4% के हिसाब से हर साल जो है बढ़ रहा है, और अमाउंट कितने 5 साल तक का अमाउंट जो है हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट का। और इनिशियल जो अमाउंट था, जिसको हम कहते हैं, जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई अमाउंट अगर उसमें इन्वेस्टमेंट लगाता है किसी भी बिजनेस के अंदर, तो शुरुआत का जो अमाउंट होता है, जो इनिशियल अमाउंट होता है, उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ₹1000 है, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। 5 साल तक अगर आप कोई बिजनेस करते रहे फॉर एग्जांपल उससे, और 4% जो है हर साल का प्रॉफिट उसके अंदर ऐड होता गया, तो अब ये बताएं कि फाइनली 5 साल के बाद जाके टोटल कंपाउंड प्रॉफिट कितना बना। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे जो स्टार्टिंग का अमाउंट है, अगर इसको हियर हमारे पास जो पहला अमाउंट था ₹1000 था, यानी कि तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है, 1000 है, ठीक है। अब रेट सेम है, 4% के हिसाब से एनम पर, एनम के हिसाब से अमाउंट है ना, तो जो हमारा आर होगा वो कितना होगा, देखें खाली 4% नहीं होगा, क्योंकि पिछला अमाउंट ऐड करना, कंपाउंड प्रॉफिट है पिछला अमाउंट, तो हम क्या करेंगे, हम 100% पिछला भी लेंगे और 4% ये वाला भी लेंगे। ये स्पीड है रेट, समझ रहे हैं आप, ये टोटल स्पीड है, यानी 100% पहला वाला भी, क्योंकि ये कंपाउंड प्रॉफिट है, यानी पिछले वाले अमाउंट के अंदर ये वाला अमाउंट जो परसेंटेज दी हुई है, जो रेशियो दिया हुआ है, वो इसमें ऐड होगा, तो वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा। तो टोटल जो रेट बना वो कितना बना, 104% जो है रेट बनेगा। और अगर आप 104% निकालें तो जाहिर है इसको 100 से डिवाइड करवाएंगे, तो हमारे पास ये आएगा, देखें 104 डिवाइडेड बाय 100 क्या आ गया, 1.04। तो ये जो है आपका रेट कहलाएगा उसका, कि जिसपे आपका प्रॉफिट जा रहा है हर साल, ठीक है। ये कंपाउंड प्रॉफिट की वजह से हमने 100% को भी ऐड किया है इसके अंदर। अच्छा, टोटल 5 साल तक का आपको प्रॉफिट निकालना है, यानी कि एन की जो वैल्यूज हैं सिर्फ 5 नहीं होंगी। अब देखें ये 5 साल तक, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1000 से। जैसे मैंने अभी पिछला सवाल आपको बताया था, तो पिछले सवाल में ये आपके पास हो गया ₹1000 पहले जो आपने शुरू में अमाउंट रखा। अब 1 2 3 4 5 पांचवें साल में जाके ये वाला जो अमाउंट है, हमें अब अमाउंट भी नहीं पता, लेकिन हमें उसका प्रॉफिट, इसमें सिर्फ सवाल में प्रॉफिट पूछा है, ठीक है। अमाउंट से इनका कंसर्न नहीं है, प्रॉफिट से है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम टोटल अमाउंट निकालेंगे, तो इसमें से इसको माइनस करवाएंगे ना, जो स्टार्ट में उसने इन्वेस्ट किया था, तो प्रॉफिट का पता चलेगा। तो हम 5 साल के बाद जाके जो है उसका अमाउंट देखेंगे अगर, तो ऑफकोर्स देखें, अब टर्म्स आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 हो गई है टोटल, ठीक है। तो 5 + 1, ये 5 + 1 यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि 5 साल के बाद देख रहे हैं, तो 5 साल तो ये हो गए, और एक ये शुरुआत में जो अमाउंट उन्होंने स्टार्ट में इन्वेस्ट किया था ₹1000 का, तो ये पहली टर्म ये काउंट होगी। तो टोटल जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, 6 टर्म्स। इस सीक्वेंस की कितनी बनेंगी, 6 बनेंगी, ठीक है। हम देखते हैं कि, यानी हम देख रहे हैं कि 5वें साल में जाके, यानी कि 5 साल के बाद जाके ये अमाउंट यहाँ पे टोटल पहले कितना आया उसका पता करेंगे, तो उसमें से ये स्टार्टिंग का जो अमाउंट है ये माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, सिंपल। तो अब जनाब हम फाइंड करें सबसे पहले यहाँ पे A6 यानी कि छठी टर्म जो हमारी है ये फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं, AN = AR⁻n-1, ठीक है, AR⁻n-1। तो n की वैल्यू 6 है, a की क्या वैल्यू है, स्टार्टिंग 1000,
1000 आ गई। ए की वैल्यू आर का हमें पता है 1.04 पावर n-1। n क्या है हमारे पास, n की वैल्यू है 6 माइनस 1। तो ये A6 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई देखते हैं। A6 यानी कि टोटल जो अमाउंट बनेगा 5 साल गुजर जाने के बाद वो क्या बनेगा, इसको हम कैलकुलेटर पर चेक करते हैं। 1000 चाहे तो इसको एज इट इज भी लिख सकते हैं हम 1000, क्योंकि आपके बुक में आंसर कुछ इसी तरह से दिया हुआ है। 1.04 पावर 6 माइनस 1 क्या हो गया 5। मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, ठीक है। आप चाहो तो कैलकुलेट करके भी अमाउंट लिख सकते हो। ये कौन सा अमाउंट आ गया, ये 5 साल के बाद टोटल अमाउंट आया आपके पास। टोटल अमाउंट आफ्टर 5 ईयर्स, कितना, आफ्टर 5 ईयर्स कितना बना 1000। ये जैसे अमाउंट आपकी, क्योंकि बुक में आंसर है उसी हिसाब से लिखा है, आप चाहें पेपर में तो इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं कैलकुलेटर पे। ये 5 साल के बाद टोटल अमाउंट आया है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रॉफिट। और जब प्रॉफिट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं आप, जो टोटल अमाउंट होता है, टोटल अमाउंट में से हम माइनस करवाते हैं उस अमाउंट को जो हमने शुरू में बिजनेस में लगाया होता है, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कहें या इनिशियल अमाउंट कहें या आपकी अपनी मर्जी है, दोनों ही टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। ये वो अमाउंट जिससे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट फाइंड करना था हमें इस क्वेश्चन में। टोटल अमाउंट हमारे पास क्या है वो वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। वैल्यू क्या है, 1000 ब्रैकेट यानी कि मल्टीप्लाई 1.04 पावर 5, 1.04 पावर 5 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 1000 रुपीज। ये देखें जो स्टार्टअप हुआ था इस बिजनेस का वो 1000 रुपीज से स्टार्ट हुआ था ना, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा 1000, ठीक है जनाब। अब हमने क्या करना है, दोनों में से 1000 को कॉमन ले लिया, प्रॉफिट 1000 मैंने कॉमन ले लिया। 1000 जब मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बच गया, लेट्स सी। देखें इस टर्म के पास 1.04 पावर 5 बची, माइनस इस टर्म के पास 1000 बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचा 1। और यही आपकी बुक में आंसर है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रॉफिट। इस तरह से अगर पेपर में अगर आपको नहीं याद रहे कि सवाल कहाँ से आया तो आप चाहो तो इसको सॉल्व करके वैल्यू भी लिख सकते हो, वो भी गलत नहीं होगी। ये भी सही है वो भी सही है, ठीक है। आप सिंप्लीफाई करके आंसर लिखना चाहते हैं तो भी वो भी लिख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन जो है 8 भी डन हो गया और इस तरह हमारी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गई 4.5। चलिए जनाब, तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पे ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो अप्रिशिएट करने के लिए ज़रूर अच्छे से कमेंट कर दिया करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने बाकी के फ्रेंड्स के साथ भी मेरे चैनल को शेयर करें। चलें मुझे इजाज़त दें, आप दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।